नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हाइपरटेंशन अब ग्लोबल टेंशन का रूप ले चुका है। डब्ल्यूएचओ ने इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति इसकी गिरफ्त में है। हैरानी की बात यह है कि इसमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो इस बीमारी की चपेट में है। डब्ल्यूएचओ की माने तो देश में करीब 31% एडल्ट पॉपुलेशन हाइपरटेंशन की चपेट में है, शिकार है। ऐसे में आज हम इस साइलेंट किलर बीमारी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है हाइपरटेंशन, इसकी वजहें क्या हैं और ये जो 5 में से 4 लोगों को हाइपरटेंशन से पीड़ित जो लोग हैं और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इस पर खास तौर से तवज्जो दी गई है। इसमें इसके ग्लोबल इम्पैक्ट तो जो होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन हमारे देश में इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे फ्यूचर के लिए, ये कितने खतरनाक डेटा हैं, इस पर करेंगे बातचीत एक छोटे सी रिपोर्ट के बाद बहुत ही खास मेहमानों के पैनल के साथ। हाइपरटेंशन ने तो सचमुच टेंशन दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने इस साइलेंट किलर बीमारी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन की चपेट में है। इससे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंशन की गिरफ्त में है। इससे बड़ी हैरानी ये है कि हाइपरटेंशन के शिकार 5 लोगों में से 4 मरीजों को सही इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। डब्ल्यूएचओ की माने तो अगर हाइपरटेंशन के मरीजों को सही इलाज मिले तो 2023 से 2050 के बीच करीब 7.5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सही इलाज मिलने से दुनिया भर में होने वाले 12 करोड़ स्ट्रोक के मामलों और करीब 8 करोड़ हार्ट अटैक के मामलों को रोका जा सकता है। फिलहाल तो हाइपरटेंशन से बचना है तो हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल का होना बेहद जरूरी है। हाइपरटेंशन पर आई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को भारत के संदर्भ में देखें तो देश में 2019 में हाइपरटेंशन से करीब 92 लाख लोगों की मौत हुई। देश में 30 से 79 साल की एज ग्रुप के करीब 31% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। ये आंकड़े अलार्मिंग हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है हाइपरटेंशन। आमतौर पर इसे हाई बीपी कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब खून का दबाव नसों में बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर लेवल तय लिमिट से अधिक हो जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हार्ट पर जब जोर अधिक पड़ता है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होने पर हार्ट के साथ साथ दिमाग, किडनी और शरीर के दूसरे अंगों पर भी इसका असर पड़ता है। हाइपरटेंशन के लक्षणों की बात करें तो सिर दर्द, थकान, सुस्ती, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सीने में दर्द, सांसें तेज चलना, आंखों से धुंधला दिखना मुख्य है। जो लोग स्मोकिंग, शराब के लती होते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं होते, मोटे होते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर जिनका बेतरतीब खान-पान होता है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उन्हें हाइपरटेंशन होने का खतरा ज्यादा रहता है। हाइपरटेंशन से बचाव की बात करें तो हेल्दी डाइट यानी खाने में फल, सब्जियां और अंकुरित अनाज खाने की आदत बनाएं। रोजाना एक्सरसाइज करें। नियमित अंतराल पर बीपी की जांच कराएं। अगर बीपी बढ़ी हुई है तो इसे हल्के में ना लें, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित और हेल्दी रखते हैं तो इस साइलेंट किलर बीमारी से दूरी बनाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और फिलहाल सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन के, एम्स में कार्यरत फिलहाल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका भी हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल में। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका भी डॉक्टर चोपड़ा हमारे शो पर। डॉक्टर मनोज, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और ये फर्स्ट एवर रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की जो ग्लोबल इम्पैक्ट को बता रही है हाई ब्लड प्रेशर के। ये कितना सिग्निफिकेंट है ये फाइंडिंग्स, और ये जो कहा जा रहा है कि 5 में से 4 लोग जो हाइपरटेंसिव हैं उनको इलाज ही नहीं मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह आप मानते हैं और आपके लिए क्या प्रमुख बातें हैं इस रिपोर्ट की सर?
जी दीपक जी, आपने बड़ा एक कहिए कि अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि कल ही ये ट्यूसडे को रिपोर्ट आई है 78 सेशन जो यूनाइटेड नेशन का जो था उसमें ये आया है। उसमें उन्होंने जो टाइटल्स दिया है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन ए रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर। तो हम लोग सबको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है रैम्पेंट है इंडिया में। कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी है। इसका जो फर्स्ट टाइप इस तरह की रिपोर्ट आई है, फर्स्ट टाइम इस तरह से WHO ने रिपोर्ट जारी किया है, यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी किया है, और इसकी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो है हेल्थ पे उसको हाईलाइट किया है। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। केवल हिंदुस्तान में 37% लोग हैं जिनको डायग्नोसिस पता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं। उसमें से 31% लोग हैं जिनको कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, और 15% लोग ही ऐसे हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। देखिए उन्होंने जो पैरामीटर रखा है 140/90 उन्होंने ब्लड प्रेशर रखा है, सिस्टोलिक 140, डायस्टोलिक 90, और आइडियल ब्लड प्रेशर आपको भी पता होगा, दर्शकों को बता दूं कि 120/80 होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, देखिए साइलेंट किलर है इसलिए बहुत सिम्टम्स या लक्षण इसके कुछ होते नहीं हैं, बट अगर ये अर्ली ऑनसेट में है, देखिए जो उम्र है एसेंशियल हाइपरटेंशन की वो जनरली 30 से 35 साल के बीच में, तो बरसों तक अगर ये अनडायग्नोस्ड रहेगा और इसकी ट्रीटमेंट अगर नहीं होगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, तो रक्त का जो प्रवाह होता है हाई ब्लड प्रेशर के साथ उस पर धमनियों पे जो उसकी जो इम्पैक्ट होती है उसकी दीवारों पे, उसको नष्ट करती है, उसकी लाइनिंग को नष्ट करती है, उसमें टीयर करती है, सिंपल भाषा में अगर सोचें, और इससे तमाम बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन की नसों में अगर प्रॉब्लम हो, किडनी डैमेज, आंखों में डैमेज, इसी तरह से एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, अगर उस पर ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक होता है तो एओर्टिक डिसेक्शन होता है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और ख़ास करके हमारे देश में जहाँ डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ हैं, तो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। और अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 मिलियन मतलब कि 46 मिलियन मतलब 4 करोड़ से ज़्यादा जानें बचाए जा सकती है अगर 50% लोगों का भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। कॉमन है, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है, खास करके पोस्ट कोविड आप देख रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि 52% जो हार्ट अटैक के केसेज हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं हाई ब्लड प्रेशर से। तो निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत ही पुख्ता रिपोर्ट दिया है, और इसके बचाव के भी, प्रिवेंशन के भी उपाय बताए हैं कि ठीक जीवन शैली हो, खान पान ठीक हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उन्होंने कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी करना है, सॉल्ट इंटेक कम रखना है, फल जो है फल का, हरी सब्जियों का सेवन, तमाम तरह के लाइफ स्टाइल। बिल्कुल सर, इस पे मैं चाहूंगा कि अलग से हम लोग तवज्जो दें, ये समय आऊंगा इस पर, क्योंकि क्या उपाय करने इस पर बात करना बहुत जरूरी है, और लेटर पार्ट में हम इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर राय, जैसा डॉक्टर मनोज ने बड़ा इलैबोरेट किया कि क्या क्या इसमें है, एक जो फिगर जो मुझे थोड़ा सा चिंता में डालती है वो ये कि 1990 से 2019 के बीच में जस्ट डबल हो गए सर, 650 मिलियन टू 1.3 बिलियन, ये जस्ट डबल हो गए। और इसके अलावा आधे लोगों को पता ही नहीं है, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन। ये कितना खतरनाक है सर। मैं कंट्रोल पर भी आऊंगा, लेकिन एक तो डबल हो जाना और दूसरा लोगों को पता भी नहीं है, ये आयरनी किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, डबल नंबर में डबल हुआ है, पॉपुलेशन भी बढ़ा है तो नंबर बढ़ेगा, बट डबल हो जाना, पॉपुलेशन डबल नहीं हुआ है, तो इसलिए प्रोपोर्शन भी बढ़ा है। और उसका ओबियस कारण है कि क्यों बढ़ा है, ये इसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज ही कहते हैं। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है प्रायोरिटी पे जो है, जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में रिलीज हुआ, इस पे फोकस था। इसीलिए न्यू हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट को लानी पड़ी इस कंट्री में। तो लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए आप अगर देखें तो पिछले 20 साल में जिस तरीके से सोशल मीडिया का हमारे दिनचर्या में उसकी हस्तक्षेप हुआ है, उस कारण से देखिए तो लाइफ स्टाइल पे काफी प्रभाव पड़ा है उसका। चाहे यंग हो, एडल्ट हो, एल्डरली पॉपुलेशन हो, मतलब पॉपुलेशन किस हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी सेडेंटरी हो गई है। एक्टिव लाइफ स्टाइल में, क्योंकि जितना भी टाइम हम कंप्यूटर पे या व्हाट्सएप पे
मोबाइल पे गुजारते हैं, गेम गुजारते हैं, घर पे रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कम हुई है। इवन बच्चों की जो है लास्ट ड्यूरिंग कोविड जो है हमने स्कूल कॉलेजेस बंद रखे थे। सो ओवरऑल मिला जुला पड़ा, इवन बच्चों में भी जो है मोटापा बढ़ा। सो मोटापा बढ़ना जो है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। खान पान में अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा लाइफ स्टाइल का। और लाइफ स्टाइल जब भी चेंज होती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ हम जाते हैं, ये सब बढ़ता है। दूसरा जो है लाइफ स्टाइल के अलावा जो है इसमें नेचर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे लाइफ स्टाइल में तो मान लीजिए कि स्मोकिंग आ गया, आपका ये अल्कोहल लेना हो गया, ये सब है। खान पान में आप फैट का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े शहरों में आप खुद ही देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल किस तरीके लेवल पे पहुंच जाता है। तो ओवरऑल ये उस पर इम्पैक्ट डालता है। जस्ट लाइक जैसे स्मोकिंग करते हैं, वैसे ही जो पॉल्यूशन का सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट नहीं होता है, पूरे बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है। जो हम एजिंग प्रोसेस के साथ जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? ये इसलिए बढ़ जाता है कि जो हमारी नसें हैं जिनमें खून का प्रवाह होता है, आर्टरी का, जिसमें उसमें जो है अंदर की तरफ जो है एक लेयर सी बन जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये एजिंग प्रोसेस भी है, थोड़ी सी उसमें जमा होती है, बट इन सब का प्रभाव जो है खान पान और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण ज्यादा आता है। तो जब भी नैरो हो जाता है ल्यूमेन, तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सब है, लेकिन जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है वह चिंता का विषय है। क्योंकि अगर एडल्ट पॉपुलेशन में जो 33% है, पूरे पॉपुलेशन का नहीं है, वो 30 इयर्स एंड एबव पॉपुलेशन में। हाँ। 30 इयर्स एंड एबव पॉपुलेशन में इतना होना जो है, यह रियली चिंता का विषय तो है ही। बिल्कुल सर, ये चिंता का विषय इसलिए भी है, आपने सही कहा कि देखिए हर घंटे एवरी आवर मोर देन 1000 पीपल डाई। मैं ये तो ग्लोबल आंकड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया में भी अगर एक घंटे में 1000 लोग स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और उसमें ज्यादातर डेथ्स जो हो रही हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर बात करना क्यों आवश्यक है, इस रिपोर्ट को सीरियसली लेना क्यों आवश्यक है। डॉक्टर चोपड़ा, मैं थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पर भी आऊंगा, आपसे बात जरूर करूंगा, क्योंकि 5 में से 4 लोगों को सर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह उनकी इग्नोरेंस है या कवरेज नहीं है हमारे पास, ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि 2023 से 2050 तक आप 76 मिलियन जाने बचा सकते हैं सर। इसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में तो अफोर्डेबल है हाइपरटेंशन की दवाएं, उसके बावजूद ये कवरेज क्यों नहीं है सर हमारा? ये दीपक जी एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने पूछी, और इसमें मेजर कारण ये है कि आप ये नोट करेंगे कि प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 37% लोगों को पता है कि उनको हाई बीपी है। सो दैट मीन्स ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनको हाई बीपी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपना कभी रेगुलर चेकअप ही नहीं कराते। उनको ये लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, जबकि अब हमें अच्छे से मालूम है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हैं कि 20 साल से ऊपर हर आदमी या औरत को पता होना चाहिए कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सो उसके रिस्क फैक्टर्स में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट, ये सब चीजें आती हैं। तो हर बंदे को या हर लेडी को पता होना चाहिए कि उसका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आइडियल लेवल्स पे है कि नहीं है। सो अगर आप रूटीन चेकअप कराएंगे तो ही पता चलेगा कि आपको ये बीमारियां हैं कि नहीं, और तो ही दवाई शुरू की जाएगी। मगर आप नेक्स्ट स्टेप लें, अगर हम देखें 30% लोगों को इलाज चल रहा है, उसमें से भी आधे ही कंट्रोल्ड है। सो 15% में ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, बाकियों में कंट्रोल्ड नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग आमतौर पे 1-2 बार डॉक्टर के पास जाके बीपी की दवाई शुरू करा के कुछ देर बहुत परहेज करते हैं, कुछ देर खाने पीने का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन कम करते हैं, दवाई खाते हैं, फिर बीपी ठीक हो जाता है। फिर हमको लगता है कि अब तो बीपी ठीक हो गया और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आमतौर पे मरीज फिर डॉक्टर के पास आना बंद कर देते हैं।
और धीरे धीरे दवाई भी छूट जाती है। सो पता ये चलता है जी कि 6 महीने बीत गए, साल बीत गए, उसके बाद पेशेंट दोबारा आता है, अब बीपी और ज्यादा बढ़ा हुआ है, वजन और ज्यादा बढ़ा हुआ है, अब शुगर भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो ऐसी चीज हम रोज देखते हैं। सो मेन कारण ये है कि हम लोगों के पास कोई रेगुलर चेकअप का सिस्टम नहीं है कि हर एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और इसके पीछे कुछ भ्रांति भी है, जो आपने कहा ना कि लोग डायग्नोस भी हो जाता है उनको कि हाइपरटेंसिव है, लेकिन उसके बावजूद 2-4 दिन दवाई खाई, 2-4 महीने खाई, और फिर वापस छोड़ने के बाद उनकी हालत जब ज़्यादा खराब हो जाती है तब आते हैं। इसके पीछे की भ्रांतियां बहुत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, उन भ्रांतियों पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नीति अपनाई है हाइपरटेंशन के लिए। क्या भारत में इस तरह की कोई नीति है, और अगर वो नीति है तो उसकी क्या स्थिति है, इस पर भी करेंगे समीक्षा। तो WHO की ये एक फर्स्ट एवर हाइपरटेंशन के जो ग्लोबली जो डिवास्टेटिंग इंपैक्ट है उस पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई है। ये बहुत जरूरी रिपोर्ट है, हम बार बार इस पर जोर देना चाहेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि ये देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर हाइपरटेंशन की चपेट में आकर हम इस तरह से जिंदगियां खोते रहेंगे तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनोज, 40 से ज़्यादा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, इसमें बांग्लादेश, क्यूबा जैसे देश भी शामिल हैं, थोड़ा सा इन्होंने हाइपरटेंशन की जो केयर है उसके प्रति कुछ जागरूकता दिखाई है, लेकिन वो बात नजर नहीं आती है जो कनाडा, साउथ कोरिया ने किया, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाया और 50% जो ब्लड प्रेशर एडल्ट्स जो थे हाइपरटेंसिव उनको कंट्रोल में ले आए। भारत में 2021 में एक आया था इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, IHCI जिसे कहते हैं, लेकिन वो कोविड के बाद उसकी क्या स्थिति हुई हमको मालूम नहीं है। तो क्या एक ज्यादा एक बड़ी अप्रोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा सर? दीपक जी, आपने सही कहा कि IHCI जो था वो 2021 में करीब करीब 20 लाख लोग उसमें इनरोल्ड हुए थे। बहुत सारे स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया था। बीच में उसका फॉलोअप कैसा रहा मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ और वाइड स्प्रेड हमें कुछ ऐसा मेजर्स अपनाना पड़ेगा, जैसे स्कूल हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है, स्कूलों में ब्लड प्रेशर, कॉलेज में रूटीन चेकअप, जो इतने भी एम्प्लॉयमेंट है उस लेवल पे रूटीन चेकअप में ब्लड प्रेशर, किसी तरीके से ये पैरामीटर्स, देखिए ये रूटीन पैरामीटर्स होता है। आप जब किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपका पल्स BP देखता है, तो हम लोग जनरली तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं। मुझे लगता है कि रूटीन एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में एक प्रोग्राम स्कूल लेवल पे शुरू करना होगा, क्योंकि देखिए कुछ अर्ली एज में भी हाइपरटेंशन होता है जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन का यूजुअल एज 30 से 35 साल के बीच में, खास करके जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है उनको और सावधान रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि हार्ट अटैक का 52% केसेज जो है वो इसको करके रोका जा सकता है। स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है, और तरह तरह की, मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गन्स हाइपरटेंशन से अछूता नहीं रहता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हर ऑर्गन्स को होते हैं। आप इवन देखिएगा कि आँख पे, जेनाइटल सिस्टम पे, किडनी पे, सब जगह है। तो मुझे लगता है कि कुछ वाइड स्प्रेड ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस ज़्यादा हो, उस तरीके की चीज़ें भारत सरकार को भी कुछ रूल्स या पॉलिसी बना के लानी पड़ेगी। और इसमें सबसे बेहतर मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज में जो एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम हो जहाँ की ब्लड प्रेशर्स को चेक किया जाए, और ये आपने उसका समय रहते उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर कि 52% अगर हम हार्ट अटैक के केसेस को रोक सकते हैं सिर्फ सही टाइम पर अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके। तो आप देखिए आजकल जब से कोविड गया है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस आ रहे हैं। लोग ट्रेडमिल पर चढ़ रहे हैं, अचानक से कोलैप्स हो जा रहे हैं, लोग खेलते खेलते कोलैप्स हो जा रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है, हमारे यहाँ ही नहीं है पूरी दुनिया में, कि अब एक तरह से वो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात भी आ जाती है जिसका कोई आधार अब तक नहीं नजर आया कि क्या वो कोविड से रिलेटेड है, क्या वो किसी वैक्सीन से रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात कि क्या वो व्यक्ति हाइपरटेंसिव था, क्या हम कुछ यंग एज में जो लोग जा रहे हैं हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से,
किडनी डैमेज से या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से, क्या उसका लिंक हाइपरटेंशन था? हम क्या इतने से लिंक नहीं जोड़ पा रहे? थोड़ा सा सर, डॉक्टर राय, थोड़ा ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू भी है सर कि हम गलत चीजों पे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के चक्कर में हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं, रूट कॉज पर ध्यान नहीं देते। हम देखिए, मैं अभी इस पे चर्चा करूंगा क्योंकि वह जो अभी डेथ हो रही है वह एक अलग फोकस टॉपिक है। अभी से का फोकस नहीं है हमारा, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी स्पेशली जो प्लेयर्स सबकी हुई है उनका मेडिकल रिकॉर्ड रहता है, हर साल उनकी मेडिकल कराई जाती है। तो उनमें से मेजॉरिटी जो डेथ प्लेयर्स इनकी हुई है वो या कुछ सेलिब्रिटीज की हुई है, वो हाइपरटेंसिव नहीं थे। मैं इस पे आता हूँ। देखिए, हमने अभी WHO ने रिपोर्ट रिलीज की है, बट हमने जो है इसको पहले से, इस कंट्री में एटलीस्ट मैं इंडिया की बात करूं तो पहले से रिकॉग्नाइज किया हुआ है इसको। 2017 में जब हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी, सरकार ने नई बनाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसमें इसका जिक्र है कि अब जो है पहले जो है पॉलिसी हमारी जो है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए मेन था। अब ज्यादातर मौतें जो है हमारी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर सब आता है। तो इसलिए जो है इस पे फोकस देना चाहिए। सरकार ने प्रोग्राम भी चलाया, कंट्रोल फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, कैंसर। ये अब उसका अभी 2-3 महीने पहले उसका नाम प्रोग्राम का चेंज किया है कि उसका नाम जो है अब NCD कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो प्रोएक्टिव रोल कर रहे हैं। और उसमें जो है जो कमिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, पहली बार जो है कमिटी पार्टिसिपेशन की जो है अच्छी तरीके से कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे होना चाहिए। तो ये तो रहा उसकी तैयारी की बात। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी जो है प्रोएक्टिव रोल लेके कर रही है। और पहले ये प्रोग्राम जो है कि हर गांव के लोगों को भी पहुंचे, उसमें आशा तक को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसका भी प्रोविजन। डॉक्टर राय, मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट अवेयरनेस पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। क्या गवर्नमेंट, ठीक है, आप दायरा बढ़ाने के लिए, आप डायग्नोसिस के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, कवरेज बढ़े, लेकिन क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है जो अवेयरनेस करे? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि ब्लड प्रेशर की गोली ज्यादा मत खाओ, आपकी किडनी बैठ जाएगी, ये इस तरह की भ्रांतियां। कोई कहता है कि आप ब्लड प्रेशर की दवा मत खाओ क्योंकि वो तो साहब मल्टीनेशनल कंपनियों का एक बड़ा वो है। दूसरा कि ब्लड प्रेशर कितना सही है, 140/90 है, 120/80 है। अपनी अपनी थ्योरीज है सर। हर घर में एक डॉक्टर है जो बताता है कि नहीं इसकी बात मत सुनो। ये क्या ये सरकारी स्तर पर हो रहा है कि इस तरह की भ्रांतियों को दूर करके सही चीज पहुंचाई जाए? जी दीपक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए उसमें इसका डिस्कशन है वो कि ये जो है कि भ्रांतियां ज्यादा है, जो है गलत इन्फॉर्मेशन के पास ज्यादा है, उसके लिए क्या किया जाए। ऑलरेडी जो है हेल्थ एजुकेशन के लिए वो पंपलेट है। देखिए, आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए जो NCD का है, उसमें भी कि क्या पंपलेट बनने चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस जनरेशन किया जाए, क्योंकि वह बहुत जरूरी है। आपने जिस तरीके से बताया कि जी हाँ, लोगों में भ्रांतियां ज्यादा है। ज्यादातर लोगों को एक तो ब्लड प्रेशर नहीं पता है, तो उसका रेगुलर चेकअप करने का क्या महत्व है, ये सब क्या करना चाहिए कि रेगुलर, कि आपकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर हो गई है तो आप रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जो भी हेल्थी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये अब टाइम यह है कि उसको कायदे से इंप्लीमेंट किया जाए। शायद जो है अभी तक उसको कायदे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, बट ये एक डिफरेंट, बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर राय, एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच चाहिए होगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि भ्रांति का मसला ज्यादा है। जैसे हम बता रहे हैं, मैं भी कंपेयर कर रहा था, हालांकि कई लोग, डॉक्टर चोपड़ा, इस बात की शिकायत भी करते हैं साहब कि ब्लड प्रेशर की दवाएं तो जीवन भर खानी पड़ेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में अभी भी एक वर्ग है सर जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है ब्लड प्रेशर की दवाएं, खासतौर से ब्रांडेड। लेकिन वहां पर भी सरकार आगे आकर कुछ कर रही है, अफोर्डेबिलिटी के लिए भी कर रही है, और जेनरिक दवाएं मौजूद हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच अपनानी पड़ेगी सर, इस बीमारी के प्रति जो भ्रांतियां हैं, इस बीमारी से जुड़ी हुई जो दवाएं हैं उनके प्रति जो भ्रांतियां हैं सर।
देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने मुद्दा उठाया है। ऑफ कोर्स ये तो पहले पता होना ही चाहिए कि ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी को है कि नहीं। इलाज तो देखिए तभी चलेगा। मगर अब इसमें कोई शक नहीं है कि अब ज्यादा डिस्पेंसरीज अवेलेबल हैं, ताकि सिर्फ हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और सिविल हॉस्पिटल्स में ज्यादा फैसिलिटी है, सो लोग हर जगह जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। और दवाइयाँ भी अब जेनेरिक मेडिसिन सस्ते रेट्स पे मिलनी शुरू हो गई हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। मगर हाँ, आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है जो आप पहले बोल रहे थे कि अवेयरनेस इस बारे में। हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये साइलेंट किलर है, इसका कोई सिम्टम नहीं है। हम पुराने जमाने में पढ़ते होते थे कि जी ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता, जब दवाइयां देते हैं तो उनसे कई बार सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि जी मेरे को कोई तकलीफ तो हो नहीं रही, बिना बात से खर्चा भी हो रहा है, बिना बात से एक रेजिमेंटेशन हो गई, डिसिप्लिन हो गया कि जी रोज दवाई खानी है, ये परहेज करना है, वो परहेज करना है, तकलीफ तो कोई हो नहीं रही। तो इस कारण से लोग स्टिक नहीं करते मेडिसिन को एब्सोल्युटली और सर, परहेज को। सो बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों को ये समझाएं कि जी ये सिम्टम नहीं करता, पर किसी दिन सीधा मार देता है, किसी दिन सीधा किडनी पे, हार्ट पे, लंग, ब्रेन पे, आपके टांगों बाहों की नसों पे, कहीं पे भी असर करके नुकसान कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। और एब्सोल्युटली सर। लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, अपने साथ वालों की बात नहीं सुननी चाहिए कि कौन क्या दवाई खा रहा है। देखिए सर, वो बिल्कुल आपने सुन के सही वो कहा। दवाई खा। एब्सोल्युटली सर। और मैं तो सर पर्सनली उस दिन की राह देख रहा हूं जिस दिन हमारे यहाँ से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है कि बीपी अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फलाना खा लें, ये खा लें, किचन में आटा ये कर लें, जीरा ये खा लें, तो इस तरह की भी बहुत ज्ञान चल रहा है सर। और उस चक्कर में लोग कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं, और डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो उनका कोई रिश्तेदारी होता है जो डॉक्टर से ज्यादा ज्ञान रखता है उनके हिसाब से, और वो बता देता है कि डॉक्टर तो साहब लूटने का काम करते हैं आपको, आप ये अपनाओ। क्योंकि और पूछ लीजिए उनसे कि ये कहां से आया, तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये तो व्हाट्सएप से आया साहब, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। उनको लगता है कि व्हाट्सएप मतलब ये ब्रह्म ज्ञान यही है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उनसे हमें पार पाना होगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत सीरियसली लेने लायक ये WHO की रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें हम सबका भविष्य है। याद कीजिए जब किसी को हार्ट अटैक आता है, थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों की कहानी आप देख लीजिएगा कि कहां कहां पर इग्नोरेंस हुई। हाइपरटेंशन था, नहीं था, गोली शुरू करी, छोड़ दी, 2-4 दिन वॉक किया, फिर छोड़ दिया। ये सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। सरकारों को भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर काम करना होगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मनोज थैंक यू सर, डॉक्टर राय थैंक यू सर, डॉक्टर चोपड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।